अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आ रही है। ठीक है। अब आप लोग आइएगा ना। अच्छा जी, पहले तो कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर लूं आपके प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से। ठीक है। उसमें ये था कि कुछ बच्चों ने मुझे बना के जो भेजी थी थीसिस स्टेटमेंट, तो उनमें क्या होता है कि थीसिस स्टेटमेंट में मेजर जो आपने गलती नहीं करनी वो ये है कि आपने जो पूछा गया है वही उसी ही पे बात करनी है, उसी चीज पे स्टांस लेना है और कोई और बात नहीं करनी, जनरल बात नहीं करनी। ठीक है। उसकी मिसाल आपको मैं देता हूं कि अगर वो आपको आउटलाइन दे रहा है कि ऐसे दे रहा है कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर, आ रही है। इश्यूज एंड challenges for democracy in Pakistan. अब देखिए, उसने पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का टॉपिक तो दिया है, बट उसने कॉलन लगा के आगे उसे कर दिया कि इश्यूज एंड चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब हमारी थीसिस स्टेटमेंट में अगर हम सिर्फ डेमोक्रेसी का ही बताएंगे या अगर हम सिर्फ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स पे ही स्टांस लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो एक इंक्लूसिव थीसिस स्टेटमेंट नहीं हो। ठीक है। तो जो उसने पूछा गया उस उन्हीं सारी चीजों पे आपने थीसिस स्टेटमेंट में बात करनी होती है। ठीक है। तो बात जब भी करनी है तो हर चीज को देख के करनी है। ये नहीं कि सिर्फ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स पे अपना स्टांस दे दें कि हम कहते हैं पोलराइज्ड पॉलिटिक्स हैज डिस्ट्रॉयड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान और हम डेमोक्रेसी की बात ही ना करें, या हम डेमोक्रेसी की कोई डेफिनेशन दे दें और पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की बात ना करें। तो आपकी जो भी थीसिस स्टेटमेंट है वो ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब जो भी उसने पूछा था कि उसको लगे कि इसने टॉपिक का कोई पॉइंट जो है ना वो मिस नहीं किया। टॉपिक का मतलब कि ये वाली जो स्टेटमेंट है इसका कोई पॉइंट मिस नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी कोई इश्यूज बताने बैठ जाने या सारे चैलेंजेस बताने बैठ जाना। ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको जो सिंपल चीज है कि इंक्लूसिव आपकी स्टांस होना चाहिए। उसको ये ना लगे कि इसने कोई पॉइंट जो है वो मिस किया। ठीक है ना, क्योंकि यही चीज आपकी जो अगली पेस है वो सेट करती है। तो इन स्टेटमेंट्स को जिनको मैंने कहा कि इनको दोबारा करना था उनको दोबारा कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये स्किल है तो आहिस्ता आहिस्ता ही बनती है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ही आपको बनानी आ जाएगी। अभी शुरू शुरू में बड़ी ही आपकी मीडियोकर सी ये बनेगी। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको इम्प्रोवाइज करना है। पहले रफ बनानी है, फिर दूसरी बार रफ बनानी है, तीसरी बार आपने कोशिश करनी है मैं जो गलतियां की हैं वो ना करूं। ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आउटलाइन पे। तो आपको अंदाजा तो होगा ही आउटलाइन किसे कहते हैं। आउटलाइन बेसिकली क्या होता है कि ये एक प्रीव्यू होता है कि आप क्या करने आगे जा रहे हैं। सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने ऐसे करना है उसका हम प्रीव्यू देते हैं। ठीक है। कि हम ये वाले पॉइंट अपने ऐसे में ऐड करेंगे। मतलब अगर कोई बंदा आपकी आउटलाइन पढ़ लेता है तो उसको आपका स्टांस और आपने क्या कंटेंट लिखा है वो सारी बातें समझ आ जाती। ठीक है। तो जिस तरह के हम लेट्स से एक ऐसे लिखते हैं उसका पहले स्टांस लेते हैं थीसिस स्टेटमेंट बना के, फिर देखते हैं उस पर आउटलाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है। देखिए जी, ऐसे है जी, डेमोक्रेसी एंड
डू नॉट मूव टुगेदर। अच्छा जी, ये उसने अब ऐसे दिया है, उसने कहा है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अच्छा, आप में से कोई बना सकते हैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट, तो स्टांस ले जी इस पे और बना के मुझे इधर चैट पे भेजिए। कि क्या इसका स्टांस बन सकता है। देखिए, जब भी आपने स्टेटमेंट बनानी है, आपने पहले उस जो स्टेटमेंट ऐसे की है ना, उसको उर्दू में करके समझना है कि वो कहना क्या चाह। जब उर्दू में आपको उसके अनुमान की समझ आ जाएगी, फिर जहन में उर्दू में ही आपने एक स्टेटमेंट बनानी है कि मेरा ये स्टांस होगा, फिर उसको इंग्लिश में करना। क्योंकि हम जो है, हम इंग्लिश में ना सोच नहीं सकते, हमें हमेशा सोचना उर्दू में ही पड़ता, तो इससे अच्छा है कि आप उर्दू में सोच लें। मैं ये कह रहा था कि आपने ना कुछ स्टांस चीज मिस नहीं करनी। लाइक के जिस तरह वो डेमोक्रेसी की बात भी हुई है, लिटरेसी की बात हुई है, तो हम इस पे ही टच करें या इस पे ही टच करें, मतलब दोनों चीजों को लेके चलना है साथ, जो पूछी गई होती है अपनी थीसिस स्टेटमेंट में। ठीक है। अच्छा जी, इसकी को बना के मुझे भेजे कि मुझे कुछ समझ लगे कि आप किधर स्टैंड कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल बनानी है जी आपने, क्योंकि सिंपल चीज है अगर देखा जाए तो। डू नॉट टुगेदर तो नहीं होता ना, दिस डू नॉट मूव टुगेदर। क्यों नहीं, थोड़ी सी रीजन भी, एक आधी रीजन भी देना इधर से, और थोड़े से लफ्ज और यूज किया करे, वर्ड बारो नहीं करना। ठीक है नरीजो, ये ठीक है आपका, लेकिन थोड़ा सा इसको और इम्प्रोवाइज कर लेते कि देयर फोर विदाउट विदाउट इन अवेयरनेस डेमोक्रेसी या द वोटर्स कैन नॉट इलेक्ट बेटर लीडर्स। नहीं, ये टर्म एज अ टर्म नहीं करना, आपने कहना कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम which is only understand by the people who have awareness। कुछ इस तरह का कर रहे हैं, ये टर्म इस तरह लग रहा है जिस तरह आप लिटरेरी सेंस में बात कर रहे हैं। देखिए, वर्ड बारो नहीं करने से भी है, आपने वही वर्ड बारो किए हैं, बारो नहीं कर। ठीक है, डोंट मूव टुगेदर की जगह कुछ और लगाए। कमर ये बहुत ना प्रिसाइज हो गई है, थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेटरी आम बंदे को समझ आए। But illiteracy makes them monarchy because masses। नहीं, मोनार्की की बात नहीं इसमें होती, अथॉरिटेरियन कह दी। हाँ सादिया, आपकी अच्छी है, सबसे बेटर है। अच्छा चले, डेमोक्रेसी कैन नॉट फ्लरिश until menace of illiteracy is eradicated। हाँ, वो तो उसने भी यही बात की है जुनेद, आप ये कोई रीजन भी देना क्यों नहीं फ्लोरिश कर सकती। ठीक है,
अच्छा, थोड़ा सा सैंपल आपको मैं देता हूँ कि इसकी क्या बन सकती है। मैं बनाता हूँ थोड़ी सी। एजुकेशन गिव्स अवेयरनेस टू द पीपल, ठीक है। इन द एब्सेंस of it, there will be no enlightened। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं क्यों हो रही? एक मिनट। कोई जी अब बात हो रही नहीं, है। आपको नहीं आ रही इन तरह की इंग्लिश, तो आप सिंपल इंग्लिश कर लें। अच्छा जी, मैंने लिखा है कि एजुकेशन गिव्स अवेयरनेस टू द पीपल, ठीक है। जो तालीम होती है वो लोगों को क्या देती है? आगाही देती है। इन द एब्सेंस ऑफ इट, कि जब इसकी मौजूदगी नहीं होती, देयर विल बी नो एनलाइटेंड पीपल विच आर नेसेसरी फॉर अ गुड डेमोक्रेसी, ठीक है। आगे जगह नहीं है, इधर लिख रहा हूँ फॉर अ गुड डेमोक्रेसी, ठीक है। बात समझ आई है? मतलब सिंपल करके भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है। अब देखें, एजुकेशन और जिस तरह उसने एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी लिखा, तो मैंने उनको इकट्ठा नहीं लिखा, मैंने लफ्ज बदल दिए। और सिंपल इतनी है कि आम कॉमन बंदे को समझ आ रही है, ठीक। इस तरह की आपने बनाने की कोशिश करनी है कि लफ्ज सिंपल हो, मतलब भी वही हो, और एक रीजन भी दे दीजिए। तो इसमें एक अवेयरनेस की रीजन आ गई है, जिस तरह सादी आपने दी थी। तो रीजन एक आधी दे देनी चाहिए, सारी नहीं देनी चाहिए, बट मोस्ट इंपोर्टेंट एक रीजन जरूर देनी चाहिए, ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो इसमें मैंने यही लिखा कि एजुकेशन गिव्स अवेयरनेस, ठीक है, टू द पीपल, के लोगों को आगाही देती, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इट, कि जब इसकी एब्सेंस होती है, मौजूदगी नहीं होती, देयर विल बी नो एनलाइटेंड पीपल, कि कोई मतलब बाशऊर लोग नहीं होंगे, विच आर नेसेसरी फॉर द विच आर नेसेसरी फॉर अ गुड डेमोक्रेसी, जो कि एक अच्छी जमहूरियत के लिए जरूरत है। देखिए, जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे, अच्छी जमहूरियत नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये सिंपल चीज है इसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर एक तो हम थीसिस स्टेटमेंट देते हैं आउटलाइन में, जो इंट्रोडक्शन के नीचे आता है। हाँ हाँ। दूसरा हम देते हैं सर, जो हम इंट्रोडक्शन पूरा देते हैं, मतलब मेन इंट्रोडक्शन जो होता है, उसमें फिर एक थीसिस देते हैं। तो ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे कि नहीं, ये उसको फिर हम डिफरेंट रखेंगे? ये सेम चीज ही है, बेशक किसी को उठा के उधर लिखो, ठीक है। इधर आपने उसका क्या कहते हैं, एक स्क्रीनशॉट ही देना होता है कि ये मैंने आगे ये लिखा। इसका बेसिक मतलब होता है कि आप कैसे ही यही है, सही है, तो बेशक कैसे इससे स्टार्ट कर, समझ रहे हैं। और सर आप रिकमेंड करते हैं कि आउटलाइन का जो इंट्रोडक्शन है तो उसी में हम थीसिस दें कि नहीं, थीसिस सिर्फ जो है तो फिर उधर मेन इंट्रोडक्शन में दें? नहीं, दोनों में देना। उसका ये होता है कि जब वो आउटलाइन आपकी पढ़ेगा और आपने ऊपर अपना स्टांस नहीं दिया हुआ, तो फिर वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, समझ रहे हैं। ठीक। स्टांस तो आपका उसने देखना ही है ना, क्या स्टांस आपने लिया, तो फिर आपका इंट्रोडक्टरी पैरा पड़ेगा। तो इससे अच्छा नहीं है आप उधर ही अपना स्टांस बता दो, उसे पसंद आ गया तो वो आगे बेशक ना पड़े, आउटलाइन पे ही वो सोच ले कि ठीक है, इसका स्टांस ठीक है, आउटलाइन ठीक है, तो पास कर दो उसको।
एग्जामिनर ठीक का टाइम बचाना है आपको, ठीक है। सही है। जितना एग्जामिनर का आप लोग टाइम बचाओगे उतने ही चांसेस आपके पास होने के ज्यादा हैं। उधर 18,000 बच्चा बैठा होता है और 18,000 के पेपर चेक करते करते वो भी अक चुके होते हैं, ठीक है। उनकी कोशिश होती है कि जितने बच्चे तंग कम करें उतना ज्यादा फर्क, समझ रहे हैं। तो जितना काम उसका आप आसान कर सकते हैं जरूर करें। सर और थीसिस असल स्टेटमेंट में जिस तरह देते हैं कि हाउएवर करके रिकमेंडेशन देने वाला जो स्टाइल होता है वो करते हैं। देखिए, हाउएवर इस्तेमाल करने अगर बहुत जरूरी है, ठीक है। और एटलीस्ट वो तो आउटलाइन में होता है ना, व्हाट हाउ व्हाई वाला नाम। अभी आउटलाइन की हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इस पे दोबारा एक रिव्यू देना चाह रहा था, इसलिए दोबारा बना के दिखाइए। अच्छा जी, ये हमारी आ गई है। इधर यार बोल के बता दिया करो, इधर समझ नहीं आता। अच्छा। नहीं सर, सर जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, उसमें भी हम लोग यही बात कर रहे होते हैं ना कि मतलब अब आपने स्टांस ले लिया कि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट रन टुगेदर। फिर उसके बाद बताएंगे कि हाउ लेकिन और ना, फिर व्हाई, जिस तरह भी आपने नहीं अवेयरनेस वाली नहीं, बात की। बात सुनो। लाजमी नहीं है हाउ व्हाई बताना, ठीक है। किसी में हाउ नहीं निकलता, किसी में व्हाई नहीं निकलता। तो अगर यही फार्मूला आप सब पे लगाएंगे ना तो फंस जाएंगे आउटलाइन में आके, ठीक है। समझ रहे हैं। ये हिसाब होता है, किसी पे हाउ लगता है, किसी पे व्हाई लगता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना नहीं सोचना कि यार इसका हाउ नहीं बन रहा, इसका व्हाई नहीं बन रहा, बस गो विद द फ्लो। आपको जो लगे वो क्वेश्चन उठा लीजिए, ठीक है। उसका स्टांस सेम ही होता तकरीबन, हाउ और व्हाई एक ही चीज है। अच्छा जी, ये चले हमने स्टांस ले लिया। अब हमने बनानी है इसकी आउटलाइन। बता तो हमने दिया है जी, ये नहीं इकट्ठे चल सकते, क्योंकि जब एजुकेशन नहीं होगी तो इनलाइटेंड पीपल नहीं होगी, जो कि जरूरी है डेमोक्रेसी में। अब हम आते हैं कि आउटलाइन किस तरह बन सकती है। आउटलाइन में क्या बनाने होते हैं, हमने कुछ 2-3 मेन हेडिंग्स बनानी होती हैं, ठीक है। 2-3 मेन हेडिंग्स होती हैं। उसमें पहले तो हम मेजर, जो हमारी हमेशा मेन हेडिंग वो होनी चाहिए जो उसने पूछा है। तो पहली हेडिंग यही बताएंगे कि वाई लिख लें बेशक या हाउ लिख लें, बात एक ही है। अगर लहदा लहदा लिखेंगे तो फंस जाएंगे। बात एक ही है, ठीक है। वाई डेमोक्रेसी एंड, बल्कि इधर ही लिख देते हैं, इसको ही बना देते हैं हेडिंग, जगह ही। सर अच्छा, पहली में आउटलाइन में हम टॉपिक पे वर्ड्स बोरो कर सकते हैं। बिल्कुल बारो कर सकते हैं, बल्कि करने ही वो चाहिए, सही है। आउटलाइन में नहीं, आउटलाइन की हेडिंग में बारो कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ये ही पहली यस हेडिंग सर, आप बना हेडिंग। सकते हैं। ये पहली हेडिंग हम यही बना देते हैं, नहीं लगाते हुए। मतलब हमारी पहली हेडिंग का मतलब है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। हमने स्टांस दे लिया, नहीं मूव करते भी, क्यों नहीं करते अब नीचे हम बता देते हैं। सर जो पॉइंट हमने थीसिस स्टेटमेंट में लिखा हो वो हम आउटलाइन के स्टार्टिंग में कोई पॉइंट बना सकते हैं, उसका मतलब शॉर्ट सा हाँ करके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। मतलब आपने अवेयरनेस वाला पॉइंट मैंने लिखा था, ठीक है, तो वही पॉइंट सर में इधर जैसे भी लिख डायरेक्ट सकते आप पॉइंट बना ले, आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि पॉइंट बना लें। जैसे बहुत सारे वो कहते हैं कि आप जो है इन पॉइंट से पहले डेप इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट, फिर आप जो है ना डेफिनेशन दे दें, जैसे डेमोक्रेसी की, एजुकेशन की, इस हैं। यार तरह से देखें, फिर उस बात पर सुने। आए। हाँ हाँ, वो बात वाकई में आप सबकी क्लियर कर दूं। कुछ लोग कहते हैं जी, आप ना स्टांस थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद ना जी उसको डेफिनेशन बताएं। लेट से इधर कीवर्ड कौन कौन से हैं, दो जी। एक डेमोक्रेसी है, दूसरा इलिटरेसी है, ठीक है। कि जी आप पहले बताएं कि डेमोक्रेसी क्या है, फिर आप उनको बताएं इलिटरेसी क्या है। क्योंकि जो एग्जामिनर सीएसएस क्या है, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या है, इलिटरेसी क्या है। तो पहले डिफाइन करके उसे बताएं। मतलब मुझे आज तक इस बात की लॉजिक समझ नहीं आई कि उसको नहीं पता डेमोक्रेसी क्या है। अगर उसको पता ही नहीं है तो फिर वो ये सवाल क्यों नहीं पूछता, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज लिटरेसी, एक्सप्लेन देम। फिर वो नीचे उसने लिखा है कहीं, ठीक है। और अगर लेट्स से वो कहता है डेमोक्रेसी क्या है, तो आप कभी भी डेमोक्रेसी को डिफाइन ही नहीं कर सकते।
इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म, हर बंदे के लिए इसकी सेपरेट डेफिनेशन है। बात समझ आ रही है? तो कोई जरूरत Yes, नहीं है sir. जी डिफाइन करने की चीजें, क्यों आपने खुद को मुश्किल में डालना है, सिंपल सा रखें इसको, ठीक है। अब हमने स्टांस ले लिया जी ये इकट्ठे नहीं चल सकते, अब हमने बताना इकट्ठे नहीं चल सकते, क्यों नहीं चल सकते जी, हम पॉइंट निकालेंगे इसके और वही इधर बनाते जाएंगे। पहले रफ करते हैं जी, मुझे बताएं जी कोई रफ पॉइंट बनाते हैं, इधर ही बना लेते हैं जी, क्यों नहीं चल सकते जी, वाई पॉइंट बना लेते हैं। बताए जी, पहला तो हमारा आ गया कि हमने कहा था अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं होगी तो डेमोक्रेसी में अच्छे लोग पैदा नहीं होंगे जो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। अच्छा और पॉइंट बताएं। सर एजुकेशन नहीं होगी तो लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज का ही नहीं पता होगा। ठीक है, एजुकेशन के बगैर राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं पता चलेंगे जो कि जरूरी हैं अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, और जी अनस्टेबलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, क्या एजुकेशन सिस्टम है। इधर एक ये पॉइंट भी तो आ सकता है। देखें अब हमने ना सोचना कैसे पॉइंट बनाते, पहले मुझे बताया डेमोक्रेसी के लिए चीजें क्या क्या चाहिए होती है, उनको लिंक करना है एजुकेशन के साथ। जिस तरह की डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी चाहिए, ठीक, तो जब एजुकेशन नहीं होगी तो लीडरशिप कैसी आएगी, निकम्मी लीडरशिप, इनकम्पिटेंट आएगी। और जब एजुकेशन नहीं हो गई, ठीक है, आपका जस्टिस सिस्टम वर्क करेगा, जो कि जस्टिस के बगैर तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। जस्टिस सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा, रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। अच्छा जी, अब जब एजुकेशन नहीं होगी, दो पॉइंट हमेशा याद रखने अक्सर लगते हैं। एजुकेशन नहीं होगी तो वुमेन को एजुकेशन मिलेगी, वुमेन एम्पावरमेंट ही नहीं होगी। नो सर। तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगी तो डेमोक्रेसी वर्क कर पाएगी? कि डेमोक्रेसी तो सबको इक्वल राइट्स का नाम है ना। जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर पाएगी, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। ठीक है, और बताइए जी पॉइंट। चेक एंड फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन, वोटर इग्नोरेंस, ठीक है। ओवर पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये भी ठीक है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी नहीं होगी, जो बेचारे हैं उनको पता ही कुछ नहीं है तो पार्टिसिपेट क्या करें। तो करते कराते जी इसके आप बेशक 20 पॉइंट निकाल ली, ठीक है, क्योंकि हर चीज ही एट द एंड ऑफ द डे किसके साथ लिंक्ड है जी, एजुकेशन के साथ। ठीक है यार, माइक प्लीज अपने बंद रखें, थोड़े समय डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, अब हर चीज अगर हम देखें तो ये जुड़ी हुई है एजुकेशन के साथ, ठीक है। और पॉइंट इसके निकालते हैं जी। एजुकेशन नहीं होगी तो सबसे सिंपल ये बात है कि वो हमारा कम होगा, क्या उसे कहते होते हैं, वोटिंग रेट नहीं होता, वो जो इलेक्शन में हर साल हिस्सा लेते हैं, वो वोट डालते हैं, वो वोट वैसे ही बैंक। वोट बैंक नहीं, वोट बैंक सर तो वोटर होता है। टर्नआउट, हाँ, वोटर वोटर टर्न टर्नआउट। वोटर टर्नआउट हमारा कम होगा, ठीक है। लोग जाके वोट ही नहीं डालते क्योंकि उनको अहमियत का अंदाजा ही नहीं है, तो वो क्यों वोट डालेंगे। तो इसलिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन नहीं हो गई तो हमारा जो मीडिया है, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, वो भी इनकम्पिटेंट होगा, निकम्मा होगा, जैसा पाकिस्तान का है। सीएसएस का रिटर्न का रिजल्ट आया तो उन्होंने जिसका शुरू में नाम लिखा था उसकी पहली पोजीशन बना दी। तो क्यों? क्योंकि उनको अब पता ही नहीं है कि भाई क्या है, क्या सीएसएस, ये रिटर्न अलहदा आता है, दूसरा अलहदा आता है। पाकिस्तान का मीडिया दुनिया का सबसे मतलब निकम्मा तरीन मीडिया, इंडिया से भी गुजरा है, पढ़ा लिखा जीरो है, ठीक है। सर इसमें फिर एक हावड़ भी एग्जांपल दे सकते हैं हमारे मीडिया की? एग्जाम्पल
क्या देनी है इनकी, वो फिर किसी बंदे का नाम नहीं लेकर, लेकिन जिस कौम के जी आप ये देख लें, जिस कौम के जो वो क्या कहते हैं थिंकर्स है, वो जवेद चौधरी और हामिद मीर होंगे, ठीक है, या साबिर शाकर होंगे, तो वो फिर मतलब बस मीडिया उनका हो गया पूरा। तो इनकम्पिटेंट मीडिया आता है, हर चीज सर अब एजुकेशन के साथ जुड़ी है, ठीक है। सर अब अब आप उनके हम नाम अब उनके हम नाम लिखेंगे तो क्या पता उनके रिश्तेदार निकले और वो हमें कह दें चलो भाई छुट्टी नहीं, करो नाम तो सीएसएस के। नहीं लिखते होते, ये तो कॉमन सेंस की बात है, नाम नहीं लिखते, लेकिन बात उनको समझ आ जाएगी ना कि मीडिया इनकम्पिटेंट, ठीक है, नाम थोड़ी लिखना होता है। तो जी हर चीज इसके हम बेशक 20 पॉइंट निकाल लें, ठीक है, तो हर चीज एजुकेशन के साथ जुड़ी है। उससे सबसे बड़ी बात है कि माशरे में क्या होता है कि जब बंदे पढ़े लिखे नहीं होते तो माशरे में क्या फैलता है, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, हर बंदा लड़ने लड़ाने पे आ जाता है। उसके अलावा मिनोरिटी को राइट्स नहीं मिलते, मिनोरिटी को कहते हैं जी मार ही डाल दो, मिनोरिटी को भी राइट नहीं मिलते। मिनोरिटी का पॉइंट, वोमेन का पॉइंट आ जाता है। फिर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपकी इंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा, इकानमी आपकी तबाह होगी, इकानमी तबाह होगी, आप कर्जे लेंगे तो फिर आपकी डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो बात ये इसके 20 पॉइंट निकल सकते हैं, लेकिन 20 के 20 लिखने नहीं, ठीक है। मेजर पॉइंट हमने इसमें से 6, 7 या 8 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, जो हमें बहुत बेहतर लगते हैं। समझ आ गई? अस्सलामुअलैकुम सर। तो सारे पॉइंट पे नहीं लिखने जी। जी वालेकुम सलाम, बोले। सर जस्ट हम ये कहेंगे कि मतलब इलिटरेसी और डेमोक्रेसी साथ में चल सकते, बाद में कोई मिसाल नहीं दे सकते, मतलब जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी अच्छी है यार आपकी उनकी अच्छा मैं बताता हूँ, जेन्युइन मिसाल आपने जरूर देनी है, ठीक है, बट अपनी कंट्री की नहीं देनी, लोकल बंदे की किसी की मिसाल नहीं देनी। लाइक अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टीज की कभी बात की है तो आपने जो मौजूदा पार्टीज है उनको टारगेट नहीं करना, आप दुनिया किसी और मुल्क की एग्जांपल दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं करनी जो मतलब करंट में आती हो, ताकि जो एग्जामिनर है अगर उसका कोई बाइस्ड पॉइंट ऑफ व्यू हुआ तो वो फिर आपको रगड़ा लगा देगा। इसलिए ऐसी कोई बात करनी नहीं है, आपने न्यूट्रल रहना है। ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए एक बात की थी, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट को जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो पॉइंट आपको ज्यादा अच्छे लगे हैं वो आपने अपनी आउटलाइन में लिख देने हैं, ठीक है। ये हमारी पहली हेडिंग्स बन जाएगी कि व्हाई डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। तो इसमें मेरे ख्याल में अगर कोई मैं मेजर पॉइंट लिखूंगा तो सबसे पहला तो मैं ये लिखूंगा अवेयरनेस वाला, ठीक है, ये अहम पॉइंट है। और मीडिया दूसरा राइट्स वाला लिखूंगा, ये भी अहम है। वैसे तो सारे ही अहम है, ठीक है। वैसे सारे पे लिखने में हर्ज कोई नहीं है फिर, पर आपको थोड़े से पैराग्राफ ज्यादा लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तो बेशक सारे लिख दें, लेकिन मैं 7 से 8 रिकमेंड करूंगा, वो ठीक होती, तो उससे हमारी बात अच्छी चल जाती है। बाकी ये वाला लिख दे, लीडरशिप वाला हम, चौथा ये आ गया, 5वां रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट और जो सर मिनोरिटी है ना, 7-8 ये से वर्ड्स 2025 बन जाएंगे। रुको जरा, सब्र करो थोड़ा, रुको जरा, करते हैं। अभी कौन सा, अभी तो एक हेडिंग 3 बनानी है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। वो उस मेम में नहीं कहता होता रुको जरा थोड़ा सब्र करो, तो तुम्हें अगर रुको जरा थोड़ा सब्र करो बनाते हैं। 6वें में जी वुमेन एम्पावरमेंट और मिनोरिटी हम इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ना हर जगह एक ही मसले होते हैं कि इनको राइट्स ही नहीं मिलते। तो उसके अलावा वोटर टर्नआउट अच्छा पॉइंट है, ये डाल देते हैं। और बाकी पब्लिक पार्टिसिपेशन जी 8 तकरीबन 8 ही बन जाती है। अब इसकी बनाते हैं जी आउटलाइन। ये पॉइंट थोड़े से लिख लीजिएगा, मेरे ज़हन से निकल जाने हैं, फिर बना लेते हैं। देखिए किसी ने थोड़े थोड़े नोट कर ले ताकि मुझे याद आता।
अच्छा, ये अब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है एक हेडिंग की, ठीक है। कौन सी हेडिंग की थी कि व्हाई डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, ठीक है। तो पहली हेडिंग हमारी हो गई व्हाई नजर आ रहा है? यस ये सर। हमारी पहली है। हमने सिंपल वही बात जो उसने पूछी या वही ओके किया, हमने कहा वाई क्यों नहीं करती जी। अब हमारे पॉइंट्स का टाइम आ गया, लिख देते हैं। अच्छा, मैं सारे 8 के 8 नहीं लिखूंगा, अब समझ जाना कि किस तरह लिखना है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दूंगा। पहली वही है कि provides awareness या बल्कि इसको इस तरह कर देते हैं, ये जरा दूसरी साइड इसकी लिख देते हैं कि in an illiterate environment there are no awareness which is a prerequisite for a good democracy. ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक अभी पॉइंट बनाया, ठीक है। आप कह रहे होंगे कि पॉइंट को हम फ्रेजेस में बना सकते हैं, फ्रेजेस में भी बन सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। वो इस तरह बनाते होते हैं, फ्रेजेस में बनाना हो यही पॉइंट तो मैं इस तरह बनाऊंगा, लैक ऑफ, ये बोले लैक ऑफ अवेयरनेस इन द मैसेज। अब ये पॉइंट दो तरीके होते हैं करने के, एक ये है जो मैंने आपको बताया, एक ये है, ठीक है। अब इससे भी वो बात समझ जाएगा, उसका मतलब क्या है कि जी लैक ऑफ अवेयरनेस इन द मैसेज, वो समझ जाएगा डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी नहीं चल सकते, कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस होता है। कॉमन सेंस वो समझेगा कि इलिटरेसी की बात कर रहा है कि जब इलिटरेसी होती है तो लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, जिससे अब इसमें क्या है, इसमें एग्जामिनर को थोड़ी सी बातें खुद से अखज करनी पड़ रही, और इसमें कोई बात उसको अखज करनी पड़ रही है कि नहीं। पॉइंट सेम ही है, ये भी लिखा जा सकता है, वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें वो पढ़ के सारी ही बात आपकी समझ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए पूरा बता दिया कि इन एन इलिटरेट एनवायरनमेंट के एक जो पढ़ा लिखे माहौल नहीं है उसमें देयर आर नो अवेयरनेस, ठीक है, विच इज अ प्री रेक्विजिट, देयर इज आना चाहिए, देयर इज नो अवेयरनेस, कोई अवेयरनेस नहीं होती, विच इज अ प्री रेक्विजिट फॉर अ गुड डेमोक्रेसी, जो कि एक अच्छी जमहूरियत के लिए प्री रेक्विजिट है, कि जरूरी है, सही है। तो बात समझ आई है दोनों में फर्क की। आपने देखा होगा लोग इस तरह भी बनाते हैं, फ्रेजेस में लिख देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग सेंटेंस भी लिखते हैं। तो सेंटेंस लिखने का ये फायदा होता है कि उसको पूरी बात जो है ना वो समझ आ जाती है, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेंटेंस लिखें, इस तरह फिर आप सर ये दूसरे फ्रेज सेंटेंस वाला बनाते रिपीट हैं। कर दें, क्या लिखा है? कौन सा? लेक ऑफ अवेयरनेस इन द, उसके बाद वाला समझ नहीं आ रहा। इन द मैसेज, मैसेज अवाम में, ओके मैसेज, ये जनता को कहते हैं या पीपल लिखते हैं बेशक, ठीक है। तो बात ये है कि अब दोनों में फर्क आपको समझ आ गया, पॉइंट सेम ही है, ये एक ही पॉइंट को मैंने दो बार लिखा, तो आपने ये वाला तरीका आजमाना, ये वाला नहीं आजमाना, ताकि उसको बात पूरी समझ आ जाए। और इस तरह जो हमने 8 पॉइंट निकाले थे वो सारे आपने लिख देने। जिस तरह जी दूसरा पॉइंट हमारा था कि वोटर टर्नआउट का भी था,
people who are illiterate do not know the importance of vote and thus destroys the, या क्या नहीं यार, thus destroyed ज्यादा सख्त हो जाएगा, thus disturbs the electoral process। ठीक है, तो इसमें अब वही पॉइंट मैंने लिखा है कि टर्न आउट वाले लिख दिया है कि उनको जब अपने वोट की अहमियत ही नहीं होती तो वो किसको खराब करते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होती हैं तो लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं। इम्तियाज कह रहा है इस तरह से आउटलाइन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इम्तियाज हमारे कौन से पेज लगने हैं, पेज तो एफपीएससी के लगने हैं, हो जाए लंबा, सही है। हमें पास होना है, आउटलाइन बेशक हमारा जितना मर्जी लंबा हो जाए तो क्या जाता है, अगर उसे नजर आएगी मेहनत की हुई। ठीक है, जब मैंने आउटलाइन की थी तो आप यकीन नहीं करेंगे, आउटलाइन और इंट्रो पैरा करते करते मुझे 1 घंटा 35 मिनट हो गए। ठीक है, तो इस बात से परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, आउटलाइन इस पे और आपके इंट्रोडक्शन पे ही आपने पास कर, तो इस तरह पॉइंट बनाते जाएंगे। वो कहेगा कि यार इसकी ग्रामर ठीक है, इसकी आउटलाइन ठीक है, रेलिवेंट है, टू द पॉइंट है, तो उसके पास कोई ऐसी रीजन नहीं होगी। पेजेस मेरे इतने नहीं लगे थे, लेकिन मैंने बातें सोच सोच के कि यार कुछ इरेलीवेंट ना लिख दूं, कुछ फजूल चीज ना लिख दूं, तो पेजेस कितने लग जाएंगे, इतना ये ना अभी मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, उधर ये आपका 2-3 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो 15-14-15 पॉइंट होने कितने के उधर पेजेस लग जाएंगे, 2 से 3 लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पेज लगेंगे। ठीक है, तो पेजेस का इन चीजों का कोई टेंशन नहीं, 25 से 26 पेज होते हैं, वो वैसे भी फिल नहीं होते ऐसे। ठीक है, तो इसलिए एक अच्छी आउटलाइन जरूरी है आपको पास करवाने के लिए, और बिलीव में इसी पे ऐसे पास होता है। अच्छा जी, अब हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आपने समझ आ गई आपको बात की। अब अगली हेडिंग बनाते हैं कि दूसरी 2 से ना 3 हेडिंग्स बनाते हैं हम आउटलाइन में। ठीक है, तो अब हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं कि अगली हेडिंग हम क्या बना सकते हैं। अच्छा, आप भी बताएं क्या बन सकती है जी अगली हेडिंग। ये तो हमने बना दी, क्यों नहीं चल सकते। अब दूसरा हमने बात को लंबा करना, 6-7 पॉइंट इसमें लिख दें, लेकिन दूसरी हेडिंग भी बनानी है। यूजुअली बात का, अपनी बात का एक दूसरा दूसरा पॉइंट ऑफ दूसरा रुख भी दिखाना होता है। नहीं, कॉजेज नहीं है, कॉजेज उसने पूछे ही नहीं। अच्छा, आप इम्पैक्ट्स देखें, इम्पैक्ट्स को ना जब आप वाइब लिख देते हैं तो इम्पैक्ट्स उधर आ जाते हैं, इसको मिक्स नहीं करना आपने। ठीक है, इम्पैक्ट्स उधर आ जाते हैं। अब देखें, इलिटरेट एनवायरनमेंट होता है जब अवेयरनेस नहीं होती, तो उसके अवेयरनेस नहीं होती जिससे एक अच्छी डेमोक्रेसी में, तो इसमें इम्पैक्ट आ चुका हुआ है। ठीक है, ये सारे इम्पैक्ट ही हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, ये भी तो इम्पैक्ट ही है उसका एट द एंड ऑफ द डे। फिर हम लिखें कि लीडरशिप नहीं आती तो वो भी इम्पैक्ट है, तो ये इटसेल्फ इम्पैक्ट्स है, इम्पैक्ट वाली हेडिंग नहीं बनेगी। यूजुअली हेडिंग बनाते होते हैं कि जो आपने बात की है ना उसका आप ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू दे दो। ठीक है, यार यार ये भी हो ही है। ठीक है, वाई लिख दें या हो लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, इधर हो वाली हेडिंग नहीं बननी। हाँ, फैसल बात समझ गया कि आपने आपने इसका ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू देना है। वो क्या हो सकता है, इसी अपने स्टांस को प्रूव करना है, तो उसका क्या हो सकता है ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू। अपने स्टांस को प्रूव करने के लिए हम कह सकते हैं कि व्हाट हैपन्स, क्या होता है
व्हेन आगे डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी मूव टुगेदर। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हम देंगे कि क्या होता है जब डेमोक्रेसी और इलिटरेसी इकट्ठे चलते हैं। तो इससे हमारे पास दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, जिसे समटाइम्स कोई एंटीथीसिस भी कहता है, बल्कि ये एंटीथीसिस तो नहीं होता, खैर ये वही बात दोबारा हम प्रूव करते हैं, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ सर व्यू। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है उसमें तो पूछा नहीं हुआ। या स्टेटमेंट में तो उसने सजेशन भी नहीं पूछे। स्टेटमेंट में वैसे उसने ये पूछा हुआ है, मैं बताता हूँ कैसे पूछा। ये भी बताता हूँ वो कैसे पूछा है, ठीक है। उसने कहा है कि दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, ठीक है। हमने बता दिया कि दोनों डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी जो है जी उसने कहा इकट्ठे जो है नहीं चल सकते। तो हमने उसे बताया कि क्यों नहीं चल सकते, ठीक है। अब हम बताएंगे कि जो डेमोक्रेसी है यार इधर मैं लिटरेसी लिख दिया वैसे, हाँ इधर असल में लिखना था लिटरेसी, सॉरी यार मेरी अपना ना दिमाग, लिटरेसी असल में लिखना था। तो अब हमने उसने बताना है कि यार ये दोनों तो इकट्ठे नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही ये चलती ही लिटरेसी के साथ, ठीक है। मेरा ख्याल है वो मैंने लिटरेसी लिखा इस वजह से आपको मसला हुआ, मेरी गलती है। तो ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि हमने फिर उसी को स्टांस को रिफ्रेज किया है कि ठीक है ये दोनों तो इकट्ठे नहीं चल सकते, लेकिन क्या होता है जब ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो बात तो वही प्रूव हो रही है ना, इन लिटरेसी के साथ वो नहीं चल सकती, किसके साथ चल सकती है? लिटरेसी के साथ। मतलब एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू देना है। हमने पहले बता दिया कि लिटरेसी के साथ जब डेमोक्रेसी चलेगी तो क्या होगा। अब हम बताएंगे कि जब वो लिटरेसी के साथ चलेगी तो क्या होगा। तो इधर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू तीन चार, ठीक है। जी बात समझ आई है कि नहीं? यस सर। तो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना था बात को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि पूरा मामला बता दें। इधर हम बता सकते हैं कि जब वो इकट्ठे चलेंगे क्या होगा जी। जब एजुकेशन होगी तो जनता में अवेयरनेस होगी, तो अवेयर पीपल जो हैं किसको सिलेक्ट करेंगे? गुड लीडरशिप, ठीक है। इसके कुछ तीन चार पॉइंट हम डाल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जब एजुकेशन होगी, ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट होगी, तो वुमेन भी डेमोक्रेसी में हिस्सा लेंगी, ठीक है। Women can play a greater role in democracy if they are educated। तो इससे हमारे तीन चार पॉइंट हमने लिख देने हैं कि जो पॉजिटिव चीज को उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के तीन चार पॉइंट हम दूसरी हेडिंग्स में लिखेंगे जो कि उसी बात के ऑपोजिट होगी, जो उसी बात को दोबारा से स्टांस ले रही। तो दूसरे में जो हमारी कोशिश होती है, हमें दूसरा एक व्यू दिखाना होता है जो हम पहले दिखा चुके हैं, उसका ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना। अब पहले हमने दिखाया कि डेमोक्रेसी और लिटरेसी जब इकट्ठे चलते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो वो इकट्ठे नहीं चल पाते। फिर हमने बताया कि जब डेमोक्रेसी के साथ लिटरेसी मैच करती है तो फिर क्या होता है। अब ये वाले जो पॉइंट हैं ये किस बात को दोबारा से प्रूव कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी किसके साथ नहीं चल सकती जी? लिटरेसी इलिटरेसी। इलिटरेसी। देखें हमने लिखा वेयर पीपल जो है वो हमेशा अच्छी लीडरशिप चूज करेंगे। तो
तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा पहले स्टांस को दोबारा से प्रूव कर रही है, सही है, इसलिए ये दूसरी हेडिंग जरूरी होती है। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है, बात लंबी करनी है ना आपको, ठीक है, इस तरह से लेके चलते। अच्छा, तीसरी क्या हो सकती है? तीसरी तो सिंपल चीज है, बताएं जी। तीसरी रिकमेंडेशन अच्छा, माइक बंद करेंगे, सीधा मसला आ रहा है। अच्छा, तीसरी ना सीधा ये नहीं लिखते होते आप, कुछ लोगों की आदत है वो सीधा सजेशंस लिख देते हैं या इस तरह का कुछ लिख देते हैं, कोई रिकमेंडेशन लिख देता है, तो ये काम नहीं करना। जो टॉपिक की स्टेटमेंट है या एस्से की जो स्टेटमेंट है ना, उसको लेके चलना है। उसको किस तरह लेके चलना है कि अब देखिए, मैं इसका सजेशन बनाता हूँ, होंगे सजेशन, लेकिन मैं उसकी स्टेटमेंट किस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। या व्हाट टू लिख दे या हाउ टू, ठीक है। improve literacy rate for the उसे क्या कहेंगे कि फॉर स्ट्रेंथनिंग और फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी, इस तरह से कुछ। हाँ, सही है, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। अब देखिए, है तो ये भी सजेशंस ही, लेकिन मैंने सिर्फ सजेशंस या रिकमेंडेशंस नहीं लिखा, ठीक है। या हाउ टू ब्रिंग अवेयरनेस भी आ सकता था। तो गोल क्या, डेमोक्रेसी के लिए हमें तालीम को लाना, तो इधर आप सजेशन अपने लिख सकते हैं, ठीक है। बताएं जी, क्या सजेशंस हैं आपके ज़हन में? और सजेशन आपके, अगर उसने ऐसे में खुद सजेशंस नहीं मांगे हुए तो 4 से 5 सजेशंस बहुत होते हैं, ठीक है, अगर पूछे नहीं हुए। और अगर मांगे हुए हैं फिर ज्यादा लिखनी होती है, ठीक है, फिर 8 तो लिखनी होती है अगर पूछे हैं, ठीक है ना। इफ आस्क्ड, अगर नहीं पूछे, जिस तरह इसमें उसने पूछे नहीं है, तो फिर 4 से 5 बहुत होते हैं, 4 भी बड़े होते हैं। जी, बता सकता है कोई बंदा कि क्या इसके सजेशन है? कोई 3-4 अच्छे सजेशंस बताएं, किस तरह लाया जा सकता है लिटरेसी रेट इंप्रूव किया जा सकता है? by improving education system. किस तरह? लिटरेसी रेट देखिए, जब इंप्रूव करना तो वो कहते हैं ना कि एक कर दें कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए, जो कि वैसे पाकिस्तान में है, उससे भी फर्क पड़ता है। बाकी ये है कि वोमेन जो है पढ़ी लिखी, वो कहते हैं ना, वहाँ हो तो पढ़ी लिखी कौम होती है, तो वो लिख दें कि इम्प्रूव वोमेन एजुकेशन, ठीक है। जब वोमेन एजुकेशन इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली जो लिटरेसी रेट आपका ऊपर चले जाएगी, ठीक है। इस तरह के मतलब अच्छे अच्छे सजेशन आपने देने हैं, ठीक है। सर वी कैन ऐड लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ताकि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके। हाँ हाँ, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी ठीक है, मतलब वो तो जो मर्जी आप सजेशंस दे दें, लेकिन बात वही है कि बस थोड़े से अच्छे लगे, उसको यूनिक लगे। 3-4 सजेशंस देने होते हैं, और सजेशंस तक तो वैसे भी वो सोच चुका होता है आपका करना क्या है, ठीक है, लेकिन इधर थोड़े से अच्छे लिख दे, बिल्कुल जेनेरिक से नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, मीडिया का रोल लिख दीजिए, ठीक है, कि मीडिया हैज टू प्ले इट्स पार्ट, बिकॉज आजकल के दौर में जो है ना, जो काम आपने पढ़ा लिखा किताबों से करना है, अगर मीडिया अपना काम ठीक से करे तो वही अवेयरनेस, मीडिया भी तो एजुकेशन ही देता है ना, क्योंकि एजुकेशन का मकसद क्या होता है? एनलाइटनमेंट,
और मीडिया का काम भी एनलाइटनमेंट है, तो मीडिया का लिख दीजिए कि मीडिया हैज टू प्ले इट्स रोल। सर टेली स्कूल, टेली क्या स्कूल्स लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते टेली हैं? स्कूल्स, नहीं टेलीविजन हम के थ्रू। हाँ टेलीविजन लिख दे, लेकिन मीडिया का लफ्ज भी यूज करने तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मीडिया हैज टू प्ले इट्स रोल एज अ फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट by bringing awareness in the masses, ठीक। फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहते हैं जी मीडिया को, पता है ना आपको? तो इस तरह के तीन Fourth- चार हमने सजेशंस दे देने हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक आउटलाइन बन जाएगी और उसके बाद थोड़ा सा कंक्लूडिंग एंड भी देना होता है, ठीक है। सिंगल नेशनल करिकुलम को बेशक लिख दीजिए, लेकिन फिर आपको ये इस तरह के फैक्ट एंड फिगर लिखने हैं तो फिर आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक है। देखें, आप बात नहीं समझ रहे, हमने कोई एजुकेशन लाने पे काम नहीं करना, हमने एजुकेशन इसलिए लाने पे काम करना है कि उसका एंड गोल हमारा है डेमोक्रेसी अच्छी हो, ठीक। अभी सिर्फ एजुकेशन सिस्टम अच्छा करने पे काम नहीं करना, हमने एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता रहेगा, बस इतनी बेहतर करनी है कि डेमोक्रेसी की बात बेहतर होगी, ठीक है। मतलब थोड़े से शॉर्ट टर्म सजेशन देने, ज्यादा लॉन्गर टर्म देने, ठीक है। तो इस तरह की सजेशन होते हैं, वैसे सजेशन को ज्यादा खपने वाली बात नहीं है। अच्छा एक और ऐसे करते हैं, उसकी 2-3 हेडिंग्स बना के देखते हैं। सर आउटलाइन में कंक्लूजन की हेडिंग डाल देंगे या उसमें 3-4 पॉइंट्स लिख यार देंगे? ये आप पे है, आप पे है, बेशक इधर कंक्लूजन की हेडिंग उसके बाद डाल दें, बेशक अगर लिखनी है 1-2 लाइन तो लिख। इसका कंक्लूजन क्या बनेगा अगर एक लाइन में आपसे मांगू कंक्लूजन क्या हो? सर कंक्लूजन भी थीसिस स्टेटमेंट को ही थोड़ा सा मोल्ड करके लिख देंगे। बिल्कुल मोल्ड करके लिखते हैं, वो वर्ड तो नहीं लिखते, तो मोल्ड करें लिखें क्या हो? तो ये भी उसका बन सकता है, टू कंक्लूड इट कैन बी हाँ सेड। आउटलाइन के एंड में हम कंक्लूजन की हेडिंग तो नहीं देंगे ना, वो तो कितना अजीब सा लगेगा। हम तो बस जस्ट वन सेंटेंस में एक अपना कंक्लूजन दे देंगे। हेडिंग तो देनी चाहिए क्या? हाँ देनी चाहिए, कोई मसला नहीं। आउटलाइन ये है ना कि वो आउटलाइन आपका पूरे ऐसे का मैप होता है, उसका मतलब कि जी आपने ये सारे पॉइंट्स के जब पैराग्राफ लिख लिए, फिर आपने एंड पे क्या लिखा हुआ है जी? कंक्लूजन। कंक्लूजन। हाँ तो बस मैप है, कंक्लूजन इधर लिखना है, लिख दे, नहीं लिखना बेशक ना लिखें, ठीक। ठीक है। और सर ये जो पॉइंट्स होंगे आउटलाइन के, ये फ्रेजल में ज्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक रहेंगे, या फुल सेंटेंस में हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखिए में? जिस तरह आज का टॉपिक था तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ज्यादा अच्छा समझाया जाता है, और कुछ टॉपिक होते हैं वो जी फ्रेजेस में अच्छे समझ आ जाते हैं, तो उधर फ्रेजेस लिख दीजिए मुझे, सही। यार इसका मैं ठीक बना है सर। सकता हूँ कि टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट विदाउट एजुकेशन इट इज इम्पॉसिबल टू develop the culture of democracy, and without democratic culture और टू ब्रिंग and without the डेमोक्रेसी। culture, नहीं bring democracy नहीं, democratic culture की बात करनी, कल्चर नहीं आएगा, ठीक है। and without culture it is impossible to have a good democratic system, therefore democracy and illiteracy cannot work together, या can never be together। वही बात रिफ्रेज ही करनी होती है इसमें। अच्छा अब दूसरा एक ऐसे बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि फ्रेजेस में हमारी आउटलाइन बन सकती है कि नहीं।
यस, माजरत बहुत बुरी राइटिंग मेरी है। वैसे मैं पेपर में ऐसी कोई नहीं लिखता ना, पेपर में अच्छी ही लिखता हूँ, तो ठीक है। बोर्ड मार्कर से हो, माताब भी इस तरह के लिखे के सर हो गए, हम भी हो गए। अच्छा, इसकी बनाए जी हेडिंग पहले क्या बन सकती है? I may disapprove what you say, but I will defend to the death your right to say. फ्रीडम ऑफ चॉइस पे ही है ये। सर ये किस पर है? फ्रीडम ऑफ चॉइस या फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ज्यादा ब्रॉडर टर्म होती है, उसमें सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाती है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन आ जाती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ जाती है। क्या इसकी हेडिंग बन सकती है अगर हम तो हेडिंग्स बनाते हैं इसकी 2-3 होते हैं, जिस तरह उसकी पहली क्या होगी? जिसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, वो कहता है कि मैं Sir, why the right of expression must be? हाँ ठीक है आपका, ठीक है आपका कि वो कह रहा है कि आई मे डिसअप्रूव व्हाट यू से, कि मैं खिलाफ करता हूँ जो तुम कहते हैं, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से। एंड गोल वो क्या कर रहा है कि मैं आपका जो है वो राइट है उसको क्या करूंगा, दफा करूंगा। ठीक है, और आपने बात ठीक की है कि यही बनता है कि वाई के क्यों भाई। ठीक है, असल यही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ऐसे, ये वाली बात मेजर इसमें है। ठीक है, तो हमारा इख्तलाफ तो है, बट मैं हर हाल में हमारी जो हक के आज़ादी राय है ना, तो उसका मैं क्या करूँगा, दफा करूँगा। तो पहली हेडिंग इसकी मेरा ख्याल में यही बनती है कि डिस्पाइट डिसअप्रूवल व्हाई आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से, कि मैं अपने इसी के ही हेडिंग बना देनी कि व्हाई डिस्पाइट डिसअप्रूवल ऑफ योर ओपिनियन, व्हाई क्यों मैं तुम्हारा जो हक है उसका दफा करूँगा। ठीक है, तो क्या पॉइंट इससे निकल सकती, क्यों दफा करेगा जी वो? Because सर जी societies develop. Yes, बोले. आप बोले, आप क्या सुनेंगे? सोसाइटी डेवलप इस तरह होती है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, बोलने का हक होता है। जब इन चीजों को खत्म कर देते हैं तो सोसाइटी फ्लरिश नहीं कर पाती। इस तरह का कोई 1-2 पॉइंट बनाएंगे सर? एक दो नहीं, मेन हेडिंग है इसके 7 से ज्यादा। सर हम इसको फंडामेंटल राइट से भी कर सकते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट है हमारा, तो हम इसको उससे करके रिलेट कर देंगे कि फंडामेंटल राइट ठीक है। है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये तो मेजर पॉइंट है कि पहला हम कह देते हैं फंडामेंटल राइट है, इसलिए डिपेंड करेंगे। ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखिए इसमें इतनी डिस्क्रिप्टिव हेडिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है, तेरी बात समझ आ जाए। ठीक है, मतलब आई विल डिफेंड, क्यों डिफेंड करूंगा जी, क्या है जी, फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक शख्स का ये एक बुनियादी हक है, वो अपनी जो भी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका इस्तेमाल करें, इसलिए डिपेंड करेंगे। अच्छा कायनात, आपने कहा है कि अगर एक बंदे को दी जाएगी आजादी तो हर किसी को ही मिल जाएगी। ये बात आपकी, मतलब आप इसके अगेंस्ट जाना चाह रही हैं कि नहीं होनी नो चाहिए? सर, नहीं सर, इस सेंस में किए कि मतलब अगर मैं एक के लिए, अगर हम एक को अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं इसको ये राइट मिलना चाहिए, तो इन सेंस वो तमाम ह्यूमन बींग्स को मिलेगा ना, हाँ, हर अच्छा कोई बोल इसका सकेगा। एक अच्छा पॉइंट और बन सकता है। ठीक है, एक और पॉइंट बड़ा अच्छा बन सकता है यही बात से
कि इफ, ठीक है, मतलब कि जो आम पर्सन है, ठीक है, इफ वन, कि जो एक शख्स है मतलब जो बात कर रहा है कि वो डिफेंड नहीं करेगा अगले का राइट, उसका भी तो कोई डिफेंड नहीं करेगा ना कल को। यस सर, बिल्कुल यही सेंस था। If one will not defend the right of other, one can face the same situation, ठीक है, वो भी तो वो मसले में फंस सकता है कल को, उसका भी फिर कोई नहीं करेगा। तो अगर मैं तुम्हारा राइट उसे डिफेंड करूंगा तो तुम भी तो करोगे ना कल को। तो इस तरह हमने पॉइंट चलिए निकाल डाउन दिया। रन क्लास को एक और पॉइंट ये आ जाएगा कि आप कह सकते हैं कि अगर मैं पॉइंट राइट टू से डिफेंड नहीं करूंगा दूसरे का तो क्या होगा जी, मिनोरिटीज जो है वो पिस जाएंगी, ठीक है, क्योंकि मिनोरिटीज बेचारों को तो फिर पीस देते हैं अगर फ्रीडम ऑफ ओपिनियन ना हो, ठीक है, और उनका बोलने का हाँ हक ही जी। ना हो। तो जब मिनोरिटी पिसेंगे तो उनके साथ एक और तबका जो पिसता है, वुमेन। हाँ, वीमेन का लिख सर दें। अगर इसको हम स्पेसिफिक करें ना तो ये फिर हाँ, कायदे के स्पीच तक ले आ सकते हैं कि यू आर फ्री टू गो टू, इट मींस कि जो माइनॉरिटीज है उनको हाँ, ये श्योर बिल्कुल कर दिया गया बिल्कुल, है। हाँ ठीक है बिल्कुल सर। सही बात की आपने, ठीक है। इस तरह मतलब हमने बताते हैं ना कॉमन चीजें, फिर हम कहेंगे कि जी माशरे में अगर आजादी आजादी नहीं होगी इजहार राय की तो क्या होगा, एक्सट्रीमिज्म आएगा, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म आएगा तो वो दहशतगर्दी की तरफ ले जाएगा। इजहार राय अगर नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो मीडिया है वो क्या बन जाएगा, एक हुकूमत का टूल बन के रह जाएगा। आज़ादी इज़हार राय नहीं होगी तो आपका जो गवर्नमेंट है उस पर कोई तनकीद ही नहीं करेगा, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी और रूल जो है वो डेमोक्रेटिक से अथॉरिटेरियन बन जाएगा, ठीक है। बात तो समझ आ ये गई, भी कह इस तरह के सकते हैं हम ना पॉइंट बनाते जाएंगे। तो ये भी कह जी सकते क्या, हैं ना पावर कंस्ट्रेंट, मतलब कि पावर कंस्ट्रेंट हो जाएगी, मतलब कि वेल्दी लोगों के हाथों में, बिल्कुल, अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स कर दे। कार्ल नहीं मार्क्स की जो नहीं, थ्योरी है कार्ल उससे मार्क्स को इधर नहीं लाना, कार्ल मार्क्स को इधर नहीं लाना, ठीक है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ, उसको ये जो वो नहीं, पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ में भी कार्ल मार्क्स नहीं लाना। अब कोई बंदा उधर बैठा हो मेरे जैसा, वो प्योरली कैपिटलिस्ट बंदा है, उसको मार्क्स लगते ही नहीं अच्छा, तो फिर बात समझ आ गई। इस तरह के कार्ल मार्क्स जो है ना वो बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है, तो वो कहेगा कि ये बैठ के पॉलिटिकल साइंस झाड़ रहे हैं या आईआर झाड़ रहे हैं, तो आपने वो नहीं, आपने कॉमन मैन का व्यू बताना, और कॉमन मैन को कार्ल मार्क्स का नहीं पता, ठीक है। तो ये काम नहीं करने, कोई थ्योरी श्यूरी इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं लगानी, इनसे अवॉइड करना, ठीक। अच्छा जी, ये पहली बात तो समझ आ गई कि वाई ये वाली हेडिंग होगी, दूसरी बताएं क्या होगी। इसके जरिए से हम बदलाव ला सकते हैं। अगर कोई, मैं वही दोबारा रिपीट करूंगा, अगर कोई एजुकेशन में कोई एरिया वगैरह को नेग्लेक्ट किया गया हो तो जब लोग बोलेंगे उनके साथ मिलके तो उनको ये एहसास होगा कि जो हमारा राइट से एजुकेशन के हवाले से वो से प्रोटेक्ट हो रहा है, तो जो डाउन रन अच्छा क्लास है अच्छा, उसकी सुनवाई होगी और मुआशरा तरक्की की तरफ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने बताया है कि हम क्यों डिफेंड करेंगे, हमने बताया कि हम इसलिए डिफेंड करेंगे कि अगर हम डिफेंड नहीं करें कोई हमारा नहीं करेगा, फिर ये फंडामेंटल राइट है, फिर जी इससे क्या होगा, वुमेन को प्रोटेक्शन मिलेगी, मिनोरिटीज को प्रोटेक्शन मिलेगी, और इससे जब क्या कहते हैं कि जब राइट देंगे तो मीडिया भी एज अ फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब हर चीज अच्छी हो जाएगी, पहले हमने ये बता दिया। अब हमने पहले ही साइड कौन सी बताई है अच्छी, और दूसरी साइड कौन सी बताएंगे कि तब क्या होगा कि जब हम डिफेंड नहीं करेंगे, ठीक है सिकंदर, बहुत अच्छे। हाँ, दूसरी हेडिंग बता देंगे तब क्या होगा, इस पे हमने बताया कि क्यों हम डिफेंड करेंगे, तो जब हम डिफेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसी बातों का ऑपोजिट लिख देना, ठीक है, इसी बातों का ऑपोजिट उधर लिख दें। दूसरी हेडिंग में हमने ऑपोजिट देना, तो हम इधर दूसरा लिख देंगे
what happens if one will not defend the right of others? Right to say for others. जी क्या हो सकता है जी? नहीं करेंगे, वही बहुत पॉइंट जो हमने आगे डिस्कस किए हैं कि जो रूल है स्टेट का या स्टेट्स रूलर्स विल एक्ट लाइक मोनार्क्स, ठीक है, तो बादशाहों की तरह फिर वो हो जाते हैं कि उनको पूछने वाला नहीं। जो मीडिया है वो भी बाइस्ड हो जाता है। इस तरह के पॉइंट लिख देंगे कि सर हम कह सकते हैं कि हेटेरोजीनियस सोसाइटीज में डिवीजन्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं अगर सबकी वॉइस नहीं सुनी जाती। बिल्कुल, माशरे में तो शार फैलेगा जी। मिनोरिटी और वुमेन जो है उनको क्या करेंगे, पुश टू द वॉल्स, के वो दीवार के साथ लगा दिए जाएंगे। सर ये क्या है, मीडिया बिकेम राइज्ड, मीडिया बिकम्स बाइस्ड, ठीक है। फिर जो आपने वो बात की है कि जब माशरे में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? विल कॉज, क्या करेगा जी जब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी? एक्सट्रीमिज्म जाएगा ना, जब बंदे को बोलने नहीं दोगे तो वो लड़ाई की तरफ जाएंगे, ठीक है, विल कॉज एक्सट्रीमिज्म। तो ये 3-4 पॉइंट हमने ऑपोजिट साइड के बता देने, ठीक है। हाँ ठीक है इम्तियाज, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अब बताएं जी, ये हमारी दूसरी हेडिंग होगी, तो तीसरी हेडिंग में हमने क्या देने होते हैं यूजुअली? सर काइंडली तीसरी हेडिंग चौथा हेडिंग रिपीट कर लें। दूसरी हेडिंग जो है हमें ये वाली, ये मैंने लिखा मिनोरिटी एंड वुमेन, ठीक है, विल पुश टू द वॉल्स, ये विल पुश टुवर्ड्स द वॉल, ये किससे विल बी पुश्ड टू द वॉल्स, कि उनको धकेल दिया जाएगा, दीवार के साथ लगा देना नहीं होता जिस तरह, उसको कहते हैं, ठीक है, कि मिनोरिटी और वुमेन। फोर्थ वन कौन सा, ये वाला कह रहे हैं? यस सर। ये है कि लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच विल कॉज एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज, ठीक। जिस पॉइंट दे रहा होता हूँ आपको एग्जांपल के लिए ताकि आपको बात समझ आ जाए, ठीक है, इसलिए मैं पूरा लिखा नहीं जाता। अच्छा तीसरी हेडिंग क्या बन सकती है जी, बताएं। हमने बता दिया कि जब होगा डिफेंड करेंगे तो क्या होगा, डिफेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आप आगे की बात बताएं, अब आगे क्या करें तीसरी बात। हाँ साथ लिख लें, बेशक सेपरेट लिख लें, 2 पॉइंट बनाने हैं तो सेपरेट लिख लें, इकट्ठा लिख। यार इम्प्लीकेशंस तो ये आगे ना इम्तियाज, ये इम्प्लीकेशंस ही है ना कि जब हम डिफेंड नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, दीज आर इम्प्लीकेशंस। सर दुनिया पीस की तरफ जाएगी, वे आउटकम इस तरह होगा, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होंगे, जिस तरह दुनिया ग्लोबल पीस के ये जो थ्रेट्स है ना, जिनको नहीं सुना जा रहा, जो चंद ग्रुप है, नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉन स्टेट एक्टर की बात नहीं कर रहा। जिस तरह हमारे बलोच हो गए, कोर्ट्स हो गए, शामी हो गए, अगर उनको सुनेंगे हम तो दुनिया पीस की तरफ मुंह कर जाएगी। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। तो सजेशंस में हम यही कहेंगे कि हाउ कैन, ठीक है, या हाउ टू डिफेंड द राइट ऑफ अदर्स टू सेव, ठीक है। तो उसमें पहली बात आपकी ठीक है कि सिकंदर, ठीक है, यही हमारा पॉइंट अगला बनेगा कि हाउ टू डिफेंड द राइट टू सेव। तो उसमें पहला बात ये है कि हमें उनको सुनना चाहिए, निगोशिएशन करनी चाहिए, या जो भी आजादी देनी चाहिए। अच्छा किस तरह हम रोक सकते हैं जी, किस तरह हम रोक सकते हैं कि उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनसे छीनी ना जाए? तो हम क्या कर सकते हैं, पहला काम तो वॉइस रेज कर सकते हैं, ठीक है, रेज वॉइस फॉर देयर सपोर्ट फॉर द
सपोर्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, जो कि जिनका नहीं सुना जा रहा है। एक तो हम आवाज उठा सकते हैं, दूसरा Free media without any kind of censorship. अच्छा, इसका फिर ये आ सकता है कि वन या वन हैव टू स्टैंड विद देम, ठीक है, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इन देयर स्ट्रगल एट एवरी प्लेटफॉर्म, कि हर प्लेटफॉर्म पे उनके साथ आप खड़े हैं, ठीक है। जिस तरह जी हम खड़े नहीं होते कश्मीर के लिए, इधर आप बेशक एग्जांपल दे सकते हैं कि हम आवाज भी उठाते हैं और हर प्लेटफॉर्म पे कश्मीर के लिए खड़े भी होते हैं, ठीक है। हालांकि कश्मीरीज का कहीं कुछ पॉइंट्स पे हमारे साथ इत्तेफाक नहीं है, वो आज़ाद भी होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके राइट के लिए हर जगह जाते हैं। सर कश्मीर ये जो केस आप रेड में देख आपने लिखा है हाउ टू डिफेंड द राइट टू से इट, ये आपने हेडिंग बनाई हुई है? हाँ, ये हेडिंग है ना, तीसरी हेडिंग होती है। तो सर ये आउटलाइन हो में हेडिंग्स हो सकती हैं? तो मेजर तो 2-3 हेडिंग्स देनी है ना, उनके नीचे तो पॉइंट बनानी है। तब के क्या कर ओके रहे थे, ठीक है। हेडिंग ही तो कर रहे थे। और सर अगर जिस पॉइंट्स की हेडिंग बनी ना रही हो तो फिर उसको हम किस तरह लिखेंगे, हेडिंग्स वाले वो के नहीं बाद लिखना, लिखें? वो नहीं लिखना। जो हेडिंग्स बनी है उनके ही पॉइंट लिखने, सेपरेट पॉइंट नहीं लिखने, ठीक। ओके ठीक है। हाँ, सेपरेट पॉइंट नहीं लिखना, जो हेडिंग बन रही है वही लिखना होता है आपने, ठीक। ओके तो इस तरह पॉइंट बना देंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं एक अच्छे किस्म का ऐसे आ जाएगा। बाकी मैं ना अपना एक डेमो ऐसे आपसे शेयर कर दूंगा, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके सर। क्योंकि जब सामने उससे फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किस तरह हेडिंग्स बनाते हैं, किस तरह लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे ना बड़े सीधे होते हैं, उनकी हेडिंग्स को इतनी मुश्किल तरीके से नहीं बनती, तो कोशिश करनी है कि एग्जाम में उस तरह कैसे करें हम लोग, ठीक है। वो किस तरह के होते हैं जी, जिस तरह ऐसे आ जाता है प्रोज एंड सर कॉन्स उनकी तो ऑफ, वन वर्ड हेडिंग होगी, वन वर्ड डेफिनेशन टाइप लाइक अब इनकी किस तरह बना सकता है बंदा, पहले बना दे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें पॉइंट प्रोज के लिख दे, सेकंड लिख दे कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। दो हेडिंग्स, दोनों में इक्वल पॉइंट, क्योंकि दोनों ही चीजें उसने पूछी है, ठीक है। दोनों में 7-8 पॉइंट दे दे, 7 से 8। और आगे सजेशंस क्या हो सकते हैं कि जो कॉन्स हैं उनको किस तरह, हाउ कॉन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोज, ठीक है। तो ये वे फॉरवर्ड आ जाए। इस तरह के जो ऐसे होते हैं उनकी बड़ी सिंपल होती है, ठीक है। इस तरह के ऐसे जब आप करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप ज्यादा इजीली पास कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स नहीं आते इनमें, बट पास कर जाते हैं। जी जी सर इस तरह के ऐसे जो है, इस तरह के ऐसे के अंदर जो हम थीसिस स्टेटमेंट में दोनों ही स्टांस लेके बात करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट में प्रोज एंड कॉन्स हाँ, वाले ऐसे में। क्योंकि देखें अगर ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से स्टडी करें तो इसके कॉन्स भी हैं और प्रोज दोनों ही हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टांस ले सकते हैं, ठीक है। बंदा कह सकता है कि at the start of the globalization it was considered that it will revolutionize the world in a positive way. However, with the passage of time it can be seen that with alongside advantages it also has many disadvantages, ठीक है। दोनों स्टांस सर इसमें प्रोस के भी 7 से 8 इसमें बनाने हेडिंग्स और कॉन्स की भी दोनों हाँ, को। जो मेजर हेडिंग्स है ना इसकी, अब देखो उसने प्रोज भी पूछे और कॉन्स भी पूछे, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट का पॉइंट जब बनाते हैं तो 7 से 8 बनाते हैं। अब हमने पहले प्रोज बता देने हैं 7-8, ठीक है, फिर कॉन्स बता देने हैं 7, क्योंकि हमने स्टांस दोनों तरफ का लिया।
तो दोनों को बराबर करना है। अगर एक का लेते हैं तो फिर उसके ज्यादा पॉइंट लेते हैं, ठीक है। जी सर। एक का पॉइंट हम इस तरह लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं, बल्कि एक का ले नहीं सकते, उसे हमसे दोनों ही पूछे, ठीक है, तो दोनों का ही बताना। अगर वो हमसे क्वेश्चन कर लेता कि डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन इज गुड और बैड, फिर शायद हम एक स्टांस ले लेते, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन किया ही नहीं, उन्होंने सीधी बात बताई है, तो मुझे प्रोज और कॉन्स बताओ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, फिर एक स्टांस नहीं ले सकते। सर ऐसे ऐसे जो है ना बहुत कम आते हैं मेरे ख्याल से सर। क्यों काम आते हैं, आ जाते हैं हर बार। आईटी का आया था 19 में, 20 21 में इसका आ गया था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और 20 में आया था टूरिज्म का अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो आते हैं ये हर बार ही, एक आधा आ जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। जी सर। चले जी, और किसी को क्वेश्चन है तो कर ले, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। बाकी मैं आपसे कोई ऐसे कोई शेयर कर दूंगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। बाकी आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस होती रहेंगी तो बातें आपको और चीजें। सर इसके अगर अंदर हमारा अगर एक स्टांस एंड दिया की हुआ हो जगह हमने, एंड, बात सुनने जरा, इसके अंदर अच्छा सवाल किया कि अगर एंड की जगह और हो तो फिर क्या करना है, तो फिर तो एक स्टांस आपने ले लेना। जिस तरह वो पूछता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ कर्स और अ ब्लेसिंग, तो फिर आप एक स्टांस ले सकते हैं कि इज इट अ कर्स और ब्लेसिंग, या आप बोथ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब एंड दे दिया तो फिर दोनों ही पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से है इसका। यस सर, अगर हम कोई एक सांस ले लेते हैं ना, यस में या नो में ले लेते हैं, और अगर हम यस में लेते हैं तो उसको पॉजिटिवली करके भी पॉइंट्स आ रहे होते हैं, और मतलब नेगेटिवली करके, जैसे इफ लेकिन हैपेंस, इफ व्हाट जब हैपेंस एक, लाइक। हाँ हाँ, जी लेकिन फिर ये है कि यस वाले ज्यादा लिखेंगे, तो आपने स्टांस यस का ले लिया। जी, ठीक हो गया। इसी तरह सर जिस तरह अभी अगर यस, बात सुने, जैसे उसवा अगर ने अभी यस सवाल किया है कि, है, हाँ हाँ जी बोले, अगर यस बोले का आप। स्टांस लिया हमने पूरा यस का, रिबटल भी तो करते हैं ना, कि एक पैराग्राफ हम रिबटल का दे दें उसके अंदर। और रीबटल का तो आगे मैंने बताया कि 3-4 पॉइंट्स आप दे सकती हैं, लेकिन ज्यादा पॉइंट्स उसके देने जो आपका स्टांस है, ठीक है। जी शहाब पूछे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? सर जब हम जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे डिस्कर्सिव, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी टाइप, लेकिन जब हम पेपर हमें देते हैं या हम पास पेपर देखते हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आप हर तरह के जो आपके पास ऑप्शन है आप वो अप्लाई कर सकते हैं विद इन अ थ्योरी। फर्ज करें विद इन एन से अगर एक ऐसे आर्गुमेंटेटिव है तो आप अगर डिस्कर्सिव की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं विद इन आर्गुमेंट। तो ये बात उनकी फिर यहाँ पे क्लेश नहीं आता एग्जामिनर का जिसने पेपर सेट किया होता है और जो हमें पढ़ाते हैं टीचर वगैरह अकेडमी वगैरह, कि नहीं अगर आर्गुमेंटेटिव आया है और आपने आर्गुमेंटेटिव से उसको हटाया तो ये आपने गलत किया, आपको फेल कर देंगे एग्जामिनर। थैंक यू। शहाब आपने बड़ी अच्छा सवाल किया। ये अक्सर ना एस्पायरेंट के ये मसले होते हैं जी सर, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे आज तक इनमें कोई फर्क नहीं पता चला कि आर्गुमेंटेटिव कौन सा है, फलाना कौन सा है, ये कौन सा, वो कौन सा नहीं। ऐसे है जी, जिस तरह दिल करता है करो बैठ के, कोई उधर नहीं पूछने वाला आर्गुमेंटेटिव। और रही बात यस तो एग्जामिनर सारी की, बात आपकी स्टांस की होती है और पॉइंट्स की हाँ होती है, हाँ, अच्छा बात पूरी। आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव की कोई सीन नहीं है। अच्छा आपको एक और मजे की बात बताऊं, रही बात एग्जामिनर की, तो वो स्टैनफोर्ड से तो आना नहीं है ना, वो ऑक्सफोर्ड से आना, ठीक है। तो किसका हो जाएगा मैक्सिमम, कोई बहुत बड़ा सूरमा भी ले आएंगे तो कैद यूनिवर्सिटी का हो जाएगा बस, ठीक है। और वो सारे वही हैं जिनसे हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। उनको खुद नहीं पता होगा आर्गुमेंटेटिव कौन सा है तो फलाना कौन सा, वो बस ठीक ही होते हैं। जो फ्रैंकली स्पीकिंग वो बस ठीक होते हैं, वो इतने वो रस्तू नहीं होते, ठीक है। इधर बड़े बड़े ऐसे ऐसे गुजर गए जिनको असिस्टेंट कमिश्नर लगे, जिनको कमिश्नर के स्पेलिंग नहीं आते, तो इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। बस सिंपल सा लिखना है, सीधा लिखना है, ज्यादा गलती नहीं करनी, ताकि वो जानबूझ के गलती ना निकाले, क्योंकि वो फेल करने के चक्कर में होता है, ठीक है। बाकी इधर एग्जामिनर को कोई इतना, उसको खुद कोई नहीं इतना आता होता है, ठीक है।
उसने क्या मतलब इतना, ये हमें डराते हैं बच्चों को, इतना डरने वाली इस एग्जाम से कोई बात नहीं है। समटाइम्स बंदा अच्छा ऐसे भी लिखता है तो लक हैपन्स, तो नसीब की वजह से भी बेचारे का रह जाता है, क्योंकि हम रोबोट्स नहीं है। लेकिन मैं रोबोट नहीं हूँ, मेरा हो सकता है मैं लिखते लिखते ग्लोबलाइजेशन की स्पेलिंग गलत कर दूं और मेरे ज़हन ख्याल में भी ना मैंने गलत लिखी, हो सकता है ना। अब मैं इंसान हूँ, चांसेस ऑफ एरर हमेशा रहता है, ठीक है। कंप्यूटर में चांस ऑफ एरर नहीं होता, लेकिन इंसान में हमेशा होता है। तो इस तरह की गलती सर ये वो पिछले हो जाती है इंसान से, ठीक है। लेकिन पिछले दिन इसका मतलब ये पिछले दिन मैं कि टॉप 20 में एक पेपर चेक कर रहा था, मॉक एग्जाम उसने दिया था। तो मॉक एग्जाम की चेकिंग बहुत सख्त होती है। उस मौसूफ ने ही की जगह सब्जेक्ट के लिए पूरे पेपर में 8 लिखा था। और खुशी की बात ये थी मेरे लिए कि उसको पास कर दिया, 52 नंबर दिए गए थे। 8 को उसने नोट देखिए, नहीं किया था, हालांकि जो मॉक एग्जाम होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है उसकी, कि स्टूडेंट को गलतियों हाँ, का एहसास हो। तो उसने पता अच्छा नहीं पता फाइनल क्या में है, क्या किया होगा, और वो बात सुनो। पीएस में लोकेट थे। बात सिंपल सी ये है कि देखें, कोई मसला नहीं है, आप सिंपल भी लिख सकते हो, चल जाता है। मैं बता रहा हूँ, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इट भी लिख देंगे चल जाता है समटाइम्स। तो इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा बिला वजह की बातों से, तो डरने वाली बात नहीं है। तो आपने बिल्कुल इस चीज को टेंशन नहीं लेनी, आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है। बस आपने जो पॉइंट है ना वो अपना प्रूव करते हैं, जिस तरह मर्जी करते हैं। और कोशिश करनी है स्पेलिंग की गलती ना हो, ग्रामर की गलती ना हो, खास करके आपके आउटलाइन में, थीसिस स्टेटमेंट में, और जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसमें आगे जो होता है होने दो, ठीक। सर टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इतना इजी भी नहीं लेना। देखिए बात सिंपल सी है, इजी अगर टेंशन लेके ना ऐसे अच्छा नहीं कर पाएंगे। इजी लेना, आपने कॉन्फिडेंट रहना कि मुझे आता है, ठीक है। उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप मेहनत ना करें, ठीक है। यस सर। सही है, तो कॉन्फिडेंट भी रहना कि मुझे आता है, मैं कर लूंगा, क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है। कुछ लोग मैंने देखे हैं उनको नहीं भी आता होता, बट ये कॉन्फिडेंस उनको एग्जाम पास करवा देता है। सो स्टे कॉन्फिडेंट, ये भी सर नहीं हर कहना कि टॉपिक जी पे नहीं कंटेंट होते हैं स्टूडेंट के पास, हर टॉपिक पे होते हैं कंटेंट, क्योंकि उन्हें सीएसएस में बैठना होता है, अटेम्प्ट देनी होती है। लेकिन वो तरीक़ाकार और वो गलतियां बाज़ औक़ात इतनी हो जाती है कि क्लिक नहीं कर पाते। हालांकि सीएसएस एस्पिरेंट कोई मामूली बंदा नहीं होता, बहुत सी चीजों का पता होता है, बहुत। सही बात, सही बात। अगर आप सीएसएस कर रहे हो, आप 11 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और आपको 11 सब्जेक्ट के बाद भी आपको मसला हो रहा है इन चीज़ों के कंटेंट में, तो फिर मेरा ख्याल है इंसान की अपनी गलती होती है, ठीक। तो कंटेंट तैयार कर ले यार, मैं यही कहूंगा आपको। 4-5 ऐसे मैं करवाऊंगा, 4-5 आप तैयार कर लीजिए, 8-10 तो आप तैयार कर लें। मेजर मेजर टॉपिक्स लाइक डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन, मीडिया, इस तरह के, ठीक है। 7-8 तो तैयार कर लें, तो इतना कंटेंट हो जाएगा कि ये कैसे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं, काफी अब टाइम हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, और कोशिश आपने क्या करना है, घर जाके आप प्रैक्टिस कर लिया करें और मुझे चीजें भेजा करें, मैं चेक कर देता हूँ, एक्सक्यूज मी, ठीक है। एक्सक्यूज मी, जी जी, अस्सलाम ओके वालेकुम। सर। वालेकुम सर मैंने सलाम। पूछा है कि अगर आपने ऐसे में जो है आपने कोई कोर्ट वगैरह जो है ना आपने कहीं से कोई सोर्स लिया है, ठीक है, आपने उसको उसका रेफरेंस भी देना है। लाइक अगर ऐसे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर में, तो कोई ठीक है। फैक्ट एंड फिगर है, लाइक आप ग्लोबल वार्मिंग के लिख रहे हो और आपको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए फैक्ट एंड फिगर देना पड़ा कि लाइक पिछले सालों में इतना टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो उसका आपने सोर्स लिखना है। फिर सोर्स ये ना हो कि डान न्यूज, ठीक है, सोर्स फिर ऑथेंटिक हो, लाइक यूएन वगैरह का, सही है। और कोटेशन है कि अगर कोई फेमस कोटेशन है, ठीक है, तो उसका सोर्स देने की जरूरत नहीं है, उसे पता लग जाता है, ठीक है। बस राइटर का नाम लिख दीजिए, राइटर का नाम लिख दीजिए, ठीक है। जिस तरह कोई मंडेला की, नेल्सन मंडेला की कोटेशन है, या ये वो कोटेशन है, तो लिख दीजिए। आउटलाइन में जरूरत नहीं है ज्यादा, आउटलाइन में सिर्फ केस लिख दीजिए अगर लिखना है। रेफरेंस देना होता है जिधर आपने, अगर आपने ऐसे के नहीं, मैं ऐसे दरमियान की में बात कोई कर रही हूँ, आउटलाइन की बात नहीं कर रही, मैं ऐसे की बात कर रही हूँ कि हाँ ऐसे में अगर आपको रेफरेंस देना हो। जी, देना होता है, उसका रेफरेंस देना पड़ता है ताकि आपकी जो आर्गुमेंट है फिर वो स्ट्रॉन्ग हो। सही। लाइक अगर हमें आ जाए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, ठीक है, तो इसमें आपने आर्टिकल भी मेंशन करने होंगे। किस पे आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐसे आ जाए तो
बिल्कुल करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से अगर आपको ऐसे आ गए, ठीक है, तो आपने उसमें आर्टिकल भी मेंशन करने होंगे कि आपने ये नहीं, सोर्स। लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आपको आते हैं तो कर दें। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक अपना यू सर, थैंक ख्याल यू, रखें। बहुत शुक्रिया। ओके, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।